नमस्कार, एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने को लेकर। देवगुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में सबसे शुभ माने जाते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से पूरी कुंडली सही हो जाती है। तो कुंडली के 12 भाव है ना, वो अगर आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अपने उच्च राशि में, अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं या शुभ जगहों पर बैठे हुए हैं, त्रिकोण बैठे हुए हैं, केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कुंडली के करीब 70% जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर अस्त होते हैं तो क्या दिक्कतें होती हैं। आप देखेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं ना, वो धन के कारक हैं, स्वास्थ्य के हैं, ज्ञान के हैं, विवेक के हैं, बुद्धि के हैं। उनका अस्त होना थोड़ा खराब माना जाता है। हालांकि इस वक्त जो देवगुरु अस्त हो रहे हैं वो एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। मतलब अभी तक जो उनकी ओवर स्पीड थी ना, जो जब से वो 14 तारीख से अतिचारी हुए हैं पिछले महीने से, और आज 11 तारीख हो गई हैं, तो ये जो इस बीच का जो पड़ाव रहा, जो समय रहा है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला था। अब जाके थोड़ा सा क्या हुआ कि उनकी स्पीड कम हो जाएगी। इस बीच थोड़ा सा वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो हम पूरी, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 22 दिन जो हैं वो एक तरह से अस्त रहेंगे, और 9 जुलाई को फिर, सॉरी माफ़ करिएगा, 27 दिन वो अस्त रहेंगे, और 9 जुलाई को फिर वो दोबारा उदय होंगे। फिर वो अतिचारी वाली पोजीशन में फिर आ जाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं जो देवगुरु बृहस्पति की जो 12 राशि हैं उनको अस्त का उनका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि में। मेष राशि के जो तीसरे नंबर के भाव है, जो तीसरा भाव है, उसमें देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जहाँ पर बुधदेव सूर्यदेव अभी बैठे हुए हैं। और नियम यह है कि जब भी कोई भी ग्रह सूर्यदेव की एक सर्टेन डिस्टेंस पर आता है, एक दूर अंश पे, डिग्री पे आता है, तो वह अस्त हो जाता है। हर ग्रहों के लिए नियम अलग अलग है। शनिदेव के लिए वो नियम 15 डिग्री का है, और गुरुदेव के लिए वो नियम जो है 11 डिग्री का है। तो 0 से 11 डिग्री की जो डिस्टेंस होगी, उसके बीच में जब भी सूर्यदेव के प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। ऐसे सभी ग्रहों के लिए अलग अलग नियम है। तो ये जो अस्त का प्रभाव है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के लिए कि मेष राशि का क्या असर होगा। मेष राशि के तीसरे नंबर के भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। वहाँ पर अब बुधदेव भी आ गए, सूर्यदेव के आने की वजह से ही वो अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो भाव है गुरुदेव के लिए क्या होता है कि मरण कर्ण का स्थान है, क्योंकि वो त्रिशदाय भाव है, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। वो लड़ने का मैदान भाव है, जहाँ पर ज्ञानी और सभ्य जैसे लोगों के लिए या ग्रहों के लिए वो जगह नहीं है। वहाँ पर जैसे मंगल देव हो गए, सूर्य देव हो गए, राहु देव हो गए, केतु देव हो गए, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर अनुकूल नहीं माना जाता तीसरे भाव में। ऐसी स्थिति में जब गुरु अस्त हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो नकारात्मक का जो नेगेटिविटी है अभी तक जो 14 तारीख से चलती थी वो कम हो जाएगी। इस बीच ये होगा आस पड़ोस के जो लोगों से जो है, आपको कि तीसरा भाव हमारा आस पड़ोस के लोगों का भी होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है, जो अभी किसी बात को लेके, किसी बहस को लेकर उनसे चल रही थी, वहाँ पर दिक्कतें भी कम आएंगी। और कुल मिला के जो है, जो सरकारी काम है उनमें जो बाधा आ रही थी उसमें सकारात्मकता आएगी, मतलब पॉजिटिविटी आएगी। और कुछ मामलों में लग सकता है कि आपका भाग्य कम दे रहा है, तो वो अब आपको नहीं एहसास होगा, और आप जो काम करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा उनके अस्त होने से। तो मेष राशि के लिए फ़ायदा है। और वैसे भी जो मेष राशि है, जो मंगलदेव की राशि है, वो देवगुरु बृहस्पति की मित्र की राशि है। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव। जो शुक्रदेव के लिए जो वृषभ राशि के जो जातक हैं, जो कन्या हैं, ये जातक जातिक हैं जो भी हैं या पुरुष हैं, उनके लिए जो है देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो दूसरे भाव में अस्त हो रहे हैं। दूसरे भाव में गुरु का अस्त होना ठीक है, इसलिए गुरु का यहाँ पर थोड़े कमज़ोर परिणाम देंगे। अस्त अवस्था के कारण जो है, जो अभी तक जैसे आय के सूत्र में थोड़ा सा असर हो सकता है या कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि पहले जब देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर अतिचारी वाली पोजीशन पे थे तो थोड़ा सा पैसे को लेके आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई होंगी, तो शायद हो सकता है कि वो कम हो। मतलब कुल मिला के ये है कि सब चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन ये है कि फाइनेंस को लेके या वाणी को लेके थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। कुल मिला के ये है कि जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा 50-50 का रहेगा, बराबर है। मिथुन राशि के जातकों के लिए हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़े से सुस्ती मिल सकती है कामकाज को लेके, क्योंकि इनके पहले भाव में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, सूर्यदेव हैं, खुद उनके स्वराशि के बुधदेव हैं, मिथुन के जो स्वामी हैं वो हैं। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर मतलब जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए थोड़ा सा सुस्ती बढ़ सकती है, थोड़ा सा हैवीनेस आ सकती है, और
हालांकि अस्त होने का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कार्यों में बाधाएं देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों की शादी वगैरह के लिए बातचीत हो रही है और अस्त होने की वजह से भी आमतौर पर लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं शादी वगैरह की बातचीत करना, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, क्योंकि मिथुन राशि के लिए जो सीधे 7वें भाव के स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 9 नंबर की राशि आती है, धनु राशि आती है। तो इसलिए शादी को लेके थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है जिन लोगों की मिथुन राशियों की जिनकी अभी ये बातचीत चल रही है। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि को ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो ये अस्त होना है, ये 12 नंबर के भाव में अस्त होंगे। तो 12 नंबर के भाव में जो अभी तक उनका अतिचारी होने की वजह से खर्चे बढ़ रहे थे, या अस्पताल या दुनियादारी में जो भी उनके टाइम बर्बाद जा रहा था, वो उसमें थोड़ी सी स्थिति में अनुकूलता आएगी। और जो अब ये जो खर्चे बढ़ रहे थे, वो अब थोड़ा सा उनकी स्पीड कम हो जाएगी। अगले 27 दिन खर्चों में कमी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर जो नुकसान हो रहा था वो भी सब सुधार आएगा। और इस बीच ये भी हो सकता है कि आप स्वास्थ्य को लेके कुछ एफर्ट्स करें। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन के लिए भी प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का ये जो अस्त होना है कर्क राशि के लिए शुभ है। सिंह राशि की बात अगर हम करते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो अस्त होना है, वो जो उनका अभी तक लाभ की जो स्थिति थी वो थोड़ा सा कम करेगी, क्योंकि गुरु के अस्त होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 नंबर का जो भाव है ना उसके कारक भी माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वहाँ पर जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी कम होगी। और प्रेम संबंधों में कमी आ सकती है। और जैसे दोस्ती यारी में जो अभी तक चीज़ें चल रही थी, बड़े एक्साइटमेंट के साथ चल रही थी, उसमें थोड़े सा नीरसता आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में जो अस्त होना है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए ये हो सकता है कि कुछ बदनामी हो सकती है इस बीच, और मान सम्मान में, आत्मसम्मान में कहीं ना कहीं पर रुकावट या दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा व्यवसाय में जो अभी तक बिजनेस में जो बाधाएं आ रही थी वो थोड़ा दूर होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और जो कन्या राशि के स्वामी हैं बुधदेव, उनमें थोड़ा सा रिश्तों को लेकर दिक्कत है, वो वहाँ पर उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। तो गुरु का ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में हो सकता है। वैवाहिक मामलों में जिन लोगों के जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए थोड़ा रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। अस्त होने की वजह से थोड़ा नकारात्मक प्रभाव कन्या राशि के जातकों में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि भी गुरुदेव की शत्रु राशि एक तरह से, जो शुक्रदेव हैं उनसे उनकी राशि है। तुला राशि के लिए भाग्य, मतलब जो भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो है अस्त हो रहे हैं, और आमतौर पर भाग्य भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना जाता है। गुरु के अस्त होने से अच्छाई का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस बीच जैसे जो तुला राशि के जातकों ने अगर अपनी यात्रा के लिए कहीं प्लानिंग की हो, तो हो सकता है कि उसमें वो यात्राओं की प्लानिंग आप रोक दें, या किसी न किसी कारणवश वो प्लान टल जाए। इसके अलावा मतलब इस बीच क्या होगा कि आपके जो दुश्मन है ना कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दुश्मनों की वजह से मतलब आपको जो नुकसान होने वाला था वो अस्त होने की वजह से थोड़ा सा फ़ायदेमंद है आपके लिए। ये भी है कि कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन तुला राशि के लिए जो है एक तरह से सम है, 50-50 का ही हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो गुरु का जो गोचर है वो 8वें भाव में गोचर है, और 8वें भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अस्त अवस्था के कारण जो है वो नकारात्मकता दूर होगी। जैसे पेट की दिक्कतें आ सकती थी, स्वास्थ्य समस्या आने की संभावना थी, वो अस्त होने की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। और जो अभी तक सरकारी काम में या किसी कृपा नहीं मिल रही थी या कोई काम नहीं हो रहा था, वो काम भी होना शुरू हो जाएगा। रुका हुआ धन मिल सकता है, बच्चों से मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक संबंधों में आप थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट करिए, आप अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। हाँ, छात्रों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, जो छात्र जो अपनी तैयारी कर रही है, प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। अब आते हैं धनुराशि के लिए। धनुराशि के लिए जो गुरु का जो ये गोचर है, ये 7वें भाव में गोचर अस्त हो रहा है। यहाँ पर ये जोड़ हो सकता है कि जो अभी तक पति पत्नी के बीच में जो मतभेद हो रहे थे, वो उन मतभेद में थोड़ी कमी आए, और वैवाहिक जीवन जो है स्थिर रहेगा। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है, वहाँ पर जो बिज़नेस पार्टनरशिप को ये दिक्कतें आ रही थी, वहाँ पर ये दिक्कतें जो हैं वो कम होंगी। और इसके लिए उपाय ये कहा है कि आप भोलेनाथ की पूजा करें, तो आपको जो दिक्कतें इस बीच आएंगी वो उसका निवारण है। परिवार के संबंध में या परिवार से रिलेटेड जो मैटर अनसुलझे जो मैटर हैं वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं ये धनु राशि के जातकों के लिए।
मकर राशि के जातकों के लिए जो है गुरुदेव का जो गोचर है, और जहाँ जो गुरु अस्त हो रहे हैं वो छठे भाव में हो रहे हैं। छठे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अतिचारी होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा फायदा हो रहा था, क्योंकि कोई भी काम, क्योंकि छठे भाव में गुरु अच्छे भी नहीं माने जाते हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पर जो अतिचारी होने की वजह से जो कामों में तेजी आ रही थी वो शायद अस्त होने की वजह से वो स्लो हो जाएगी। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं जिनके बच्चे हैं। विवादों में कमी, हाँ एक फ़ायदा ये जरूर है कि जो विवाद हैं अभी तक जो चल रहे थे, या कुछ ऐसी स्थिति थी कि किस लड़ाई हो गई या कोर्ट केस, इस प्रकार के जो मैटर थे उसमें कमी आ सकती है। और इस बीच आपके लिए यही एडवाइस है कि आप किसी बुजुर्ग पुजारी को कुछ कपड़े अगर दे सकते हैं, कुछ दान कर सकें तो वो दान करें। और गुरु का अस्त होना जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए कोई ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ ये जोड़ है कि वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो है वो पाँचवें भाव में गोचर हो रहा है। पाँचवें भाव में गोचर गुरु का जो गोचर है शुभ माना जाता है, लेकिन अस्त होना थोड़ा दिक्कत वाला है। इसमें बच्चों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, या बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं आप देख रहे थे अतिचारी होने की वजह से उनमें कमी आ सकती है। और इस बीच ये भी हो सकता है कि अगर जो लोग प्रमोशन या नई शुरुआत की तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा डिले हो सकता है। उनका ये जो अगले जो 27 दिन है थोड़ा उनमें डिले रहेंगे। और कुल मिला के जो है उनके लिए एडवाइस है कि अगर वो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जुए में या सट्टे में पैसा लगाते हैं, जो आजकल बहुत चलता सट्टा, तो उससे थोड़ा सा हमको दूर रहें। तो क्योंकि ये सट्टे का भी भाव है, पाँचवें नंबर का भाव सट्टे का है, स्टॉक मार्केट का है, तो उससे थोड़ा दूर रहें तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, वरना उनको पैसे का आर्थिक नुकसान हो सकता है। कुल मिला के कुंभ राशि के जातकों के लिए ठीक है, बहुत अच्छा, बुरा नहीं कहा सकता। इनके लिए एडवाइस ये है कि संतों की सेवा करें। मीन राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का चौथे भाव में हो रहा है, अभी तक जो लोग बड़ी तेज़ी से प्लानिंग कर रहे थे कि हम गाड़ी लेंगे, मकान बनाएंगे, फ्लैट लेंगे, संपत्ति जोड़ेंगे, सुख से जुड़ी, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर थोड़ा काम जो अभी तक तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें अस्त होने की वजह से थोड़ा धीमापन आ सकता है। और आपके लिए ये जरूरी है कि वो कार्य क्षेत्र में लापरवाह ना बने। मान सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है, हालांकि तनाव आप उतना नहीं रहेगा जितना तनाव अभी तक आ रहा था। शांत हो जाएंगे, घर पर फोकस करेंगे। और जो लोग ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि घर से ट्रांसफ़र का मतलब है घर छोड़ना, तो जो लोग ट्रांसफ़र के लिए अभी तक कोशिश कर रहे थे तो उनके काम में थोड़ी शिथिलता आ सकती है, टाइम थोड़ा सा लिंगर ऑन हो सकता है। और इस जो मीन राशि के जातकों के लिए एडवाइस ये है कि वो सीनियर या बड़े लोगों की सेवा करें तो उनको फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति का ये 12 राशियों के लिए जो अस्त होने का असर था उस पर एक छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट्स बहुत अहम होते हैं हम लोगों के लिए। तो अगले वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम।